हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की जो अन्य विधियां हैं। कल के लेक्चर में आप सभी ने देखा कि शस्य संयोजन निर्धारण की जो वीवर की विधि थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और आज हम लोग देखेंगे जो अन्य विधियाँ हैं और साथ ही साथ भारत में विधियों का प्रयोग कौन किया, कब किया, कैसे किया, और अन्य देशों पे जो वीवर पे आधारित विधियां रही हैं। क्योंकि देखा गया कि वीवर के जो मेथड थे उसमें कई त्रुटियां भी थी, आलोचनाएं भी कई स्तरों पे की गई, लेकिन जो आगामी जो भी योजनाएं आई या जो भी विधियां संयोजन से संबंधित या जो भी प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया, चाहे वो आपके रफ़ीउल्लाह महोदय हों, जॉनसन हो, स्कॉट हो, थॉमस हो, सभी ने जो बेस माना था, किसको माना था? वीवर को ही बेस मान के उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग देशों में उन विधियों का प्रयोग करके शस्य संयोजन प्रदेशों यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स का वहाँ पे वर्गीकरण किया था। उसके बाद आपने देखा कि जो वीवर में संशोधन किए वो डोई महोदय ने किया। तो डोई का आपने देखा कि उन्होंने जापान के जो औद्योगिक क्षेत्र थे उसके लिए उन्होंने वीवर की विधि में संशोधन करके वहाँ उपयोग में लाया। और अब बात कर लेते हैं पी स्कॉट महोदय की। और इस वीडियो में एक और टॉपिक हमने इंक्लूड कर रखा है, क्रॉप पैटर्न यानी कि फसल प्रतिरूप। इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फसल प्रतिरूप क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी इसमें इंक्लूड कर रखा है, जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके इसका डिटेल किया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल के नए व्यूअर हों, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से आगे जो आपका अपवाह प्रतिरूप और अपवाह तंत्र को भी देख लेंगे, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आपका यूजीसी में लगभग पूछे जाते हैं। वहाँ से एक प्रश्न रहता है, जैसे डेंड्रेटिक दे दिया या ध्रुमांतरिक प्रतिरूप प्रवाह किसका है, किस नदी का है, उसमें क्या होता है, अध्यारोपित में क्या होता है और आपका कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है। इस तरह से कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसको नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तो इस विधि में हम लोग देखते हैं पी स्कॉट महोदय ने 1957 में तस्मानिया में, कहाँ पे? तस्मानिया में उन्होंने शस्य और पशु संयोजन प्रदेशों का निर्धारण किया। और किसका उपयोग करके? वीवर के द्वारा जो प्रयुक्त विधि थी उसमें वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसका परिमार्जन किया, परिमार्जन करके वहाँ पे उपयोग किया। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तस्मानिया में वीवर विधि का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो पी स्कॉट ने किया। ठीक। दूसरे हैं जॉनसन। जॉनसन, इनका पूरा नाम है BLC जॉनसन। इन्होंने 1958 में फसलों के सापेक्षिक महत्व के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे कहा जाता था, अब वर्तमान में बांग्लादेश है ये, तो पूर्वी पाकिस्तान के शस्य संयोजन प्रदेशों का वर्गीकरण इन्होंने किया। और उन्होंने शस्य संयोजन के निर्धारण में श्रेणीकरण के साधारण मापक यानी सिंपल स्केल ऑफ ग्रेडेशन का प्रयोग किया। और 5 स्तरीय मापक इन्होंने यूज किया था। इसमें 5 स्तरीय में सबसे पहला था आपका उच्चतम स्तर, उच्चतम, फिर आपका उच्च, ठीक, उसके बाद था मध्यम, तीसरा हो गया, फिर आपका निम्न और लास्ट था निम्नतम। 5 स्केल उन्होंने माना था। और फसलों के अंतर्गत जो भी प्रयुक्त क्षेत्रफल था उसका मीन निकाला था इन्होंने, यानी माध्य निकाला था। जो इनकी यह विधि थी अत्यंत सरल थी, किंतु बहुसंख्यक फसलों वाले प्रदेश के लिए ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अगले हैं थॉमस, डी थॉमस इनका नाम है। तो डी थॉमस के बारे में देख लिया जाए। 1963 में इन्होंने वेल्स में, ग्रेट ब्रिटेन में जो पड़ता है वेल्स आपका, देखिए ग्रेट ब्रिटेन, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में कितने को शामिल किया जाता है, कितने कंट्री इसमें आते हैं। एक तो आपका वेल्स हो गया, 2 आपको बताने हैं, या जो भी हैं आपको बताने हैं। एक वेल्स हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है।
तो इन्होंने थॉमस महोदय ने कहाँ पे, वेल्स में, ग्रेट ब्रिटेन में फसल संयोजन के निर्धारण के लिए वीवर की विधि का प्रयोग किया। और प्रयोग जो भी इसके बाद आने वाले जोग्राफर हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, या प्लानर हैं, ये सभी वीवर की विधि में संशोधन करके प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि वीवर की विधि केवल यूएसए के लिए ही आपका ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फसलों का क्षेत्रफल है वो समान रूप से समान वितरण के लिए था। तो थॉमस ने प्रत्येक सस्य संयोजन में प्रसरण की गणना सभी फसलों के लिए कृषित क्षेत्र के सैद्धांतिक और वास्तविक प्रतिशत के विचलनों के आधार पर की। उन्होंने पहले 2 के अतिरिक्त फसलों की गणना 0 के विचलन के आधार पर किया था। नेक्स्ट है बनर्जी महोदय। बनर्जी महोदय, इनका पूरा नाम है आर.के. बनर्जी। 1963 में इन्होंने संशोधन करके यूज किया इसका। उसके बाद हरपाल सिंह ने भी 1963 में, B.S. चौहान 1971, N.P. अय्यर 1969, B. मंडल 1969, S.C. शर्मा 1971, इन सभी ने, जो भारतीय भूगोलवेत्ता, ये सभी इन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में सस्य संयोजन या फसल साचर प्रदेशों को निर्धारित करने का प्रयास किया। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने सामान्यतः वीवर की विधि पर आधारित संशोधित विधियों का ही प्रयोग किया। भारत में सबसे पहले 1963 में आर.के. बनर्जी ने वीवर की विधियों का संशोधन किया और इस संशोधन करके इन्होंने पश्चिम बंगाल को सस्य संयोजन प्रदेशों में डिवाइड किया, बांटा। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस टाइपिंग हो गई थी, प्रदेश यहाँ पे है, ये प्रदेश है आपका, ठीक। तो इतना आप समझ सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है बड़ा। तो सर्वप्रथम किसने, 1963 में आर.के. बनर्जी ने वीवर की विधि का संशोधन किया। प्रश्न आएगा, भारत में सबसे पहली बार संशोधन किसने किया, तो वीवर ने किया था 1963 में। वीवर की विधि का आर.के. बनर्जी ने 1963 में किया था। और इन्होंने ये बताया कि कहाँ पे यूज किया इसका, पश्चिम बंगाल में यूज किया। इनका ये मानना था कि कोई अकेली फसल कुल बोए गए क्षेत्र के यदि 80% या उससे अधिक भाग पे बोई जाए, तब उसे ये माना जाता कि वो जो प्रदेश है वो कैसा है, एकल फसल प्रदेश है। इसके बाद अय्यर महोदय आ जाते हैं। अय्यर ने 1969 में मध्य प्रदेश के 43 जनपदों में 3 फसलों का संयोजन के आधार पर इन्होंने कुल 9 सस्य संयोजन प्रदेशों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया। इन्होंने सस्य संयोजन के निर्धारण के लिए अधिकतम दूरी विधि का प्रयोग किया। इन्होंने इसमें ग्राफ्स का भी यूज किया था। अगले हैं रफ़ीउल्लाह महोदय। तो रफ़ीउल्लाह महोदय ने अधिकतम धनात्मक विचलन विधि का उपयोग किया, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड के आधार पर सस्य संयोजन प्रदेशों का इन्होंने निर्धारण किया। इसकी गणना के लिए इन्होंने कुछ सूत्र दिए थे, उसको भी देख लेते हैं सूत्रों को। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया गया है, रफ़ीउल्लाह ने अधिकतम धनात्मक विचलन विधि का उपयोग किया, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड के आधार पे सस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण किया। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ओके। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है डोई के बारे में। जापान का निर्धारण, जापान में जो इस विधि का संशोधन किसने किया। स्कॉट का भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था कि इन्होंने कहाँ पे यूज किया था वीवर की विधि का, तो इन्होंने यूज किया तस्मानिया में। जॉनसन का नहीं पूछा गया, तो जॉनसन की संभावना है पूछे जाने की। तो जॉनसन ने कहाँ पे यूज किया था, तो जॉनसन ने जो आपका ये पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए इन्होंने प्रयोग किया। थॉमस महोदय ने वेल्स ग्रेट ब्रिटेन के लिए, आर.के. बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए और भारत में पहली बार, अय्यर महोदय ने मध्य प्रदेश के लिए 1969 में 9 सस्य संयोजन प्रदेशों में डिवाइड किया उसे। और आगे हैं रफ़ीउल्लाह महोदय, इन्होंने अधिकतम धनात्मक विचलन विधि का प्रयोग किया। इसकी गणना के लिए इन्होंने कुछ फार्मूलेज दिए हैं। इन फार्मूलों को यहाँ पे देखिए कि इन्होंने मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड का यूज किया, जिसमें D = सिग्मा dp² - dn² अपॉन n²। अब इसमें अलग अलग करके सबका क्या क्या मान है इसको भी देख लीजिए। देखिए वहाँ पे आपने देखा D का मतलब हो गया डेविएशन यानी विचलन, DP का मतलब हो गया माध्यिका मूल्य से धनात्मक अंतर यानी P का मतलब पॉजिटिव, D का मतलब डेविएशन।
तो जो आपका पॉजिटिव डिफरेंसेस हैं यानी धनात्मक जो अंतर है उसको निकालना है डीपी में, उसका वर्ग करना है। और डीएन यानी कि ऋणात्मक जो अंतर है, निगेटिव डिफरेंस जो है उसको निकालना है। एन क्या है? ये संयोजन में कार्यों की संख्या है, संयोजन में कार्यों की संख्या। आप यहाँ से देख लीजिए एन क्या है? संयोजन में कार्यों की संख्या। डीपी का मतलब जो पॉजिटिव डिफरेंसेज हैं उसको आपको लेना है, उसका वर्ग करना है। डीएन का मतलब जो निगेटिव डिफरेंसेज हैं उसका वर्ग करके आपका जो भी साहचर्य या संयोजन प्रदेश में जो कार्यों की संख्या उससे डिवाइड कर देना उसके वर्ग से, तो आपका ये आ जाएगा पूरा डेविएशन यानी विचलन निकल आएगा। तो इसी फार्मूले का रफ़ीउल्लाह महोदय ने बात किया था। तो ये प्रश्न में भी कई बार फार्मूला दे देता, पूछता है कि ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, या उसमें से किसी एक का भी पूछ लेता। जैसे एन का हम पूछ लेगा कि एन का मतलब क्या हो गया या डीपी का मतलब क्या हो गया, तो इसको भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखते हैं, अब आपने देख लिया कि फसल संयोजन क्या होता है और फसल संयोजन प्रदेश क्या होते हैं, उसके निर्धारण की विधियाँ आपने देख लिया। ये आपके यूजीसी के टॉपिक है और उसमें जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है उसमें दिया गया है। और उसके निर्धारण की विधियों में आपने पूरा वीवर को भी देख लिया, डोई को देख लिया, जॉनसन को देखा, थॉमस को देखा, रफ़ीउल्लाह को देखा, स्कॉट को आपने देखा, बनर्जी महोदय को देखा। इन सभी का आपने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग आते हैं फसल प्रतिरूप के बारे में कि फसल प्रतिरूप क्या है। फसल प्रतिरूप का जो तात्पर्य है यानी फसली प्रारूप से लिया जाता है एक प्रकार से, एक समय विशेष पर विभिन्न फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र से होता है। यहाँ पे यानी कि किसी निश्चित समय में जो भी फसलें बोई गई हैं उसका आनुपातिक क्षेत्र ही किसी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप या जो फसल प्रारूप है वो ऐतिहासिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। भारत में जो फसल प्रारूप है या प्रतिरूप है विविधता का प्रदर्शन करता है, जैसा कि यहाँ की स्थलाकृतिक जलवायु और मृदा विविधता है। यानी कि जो आपका फसल प्रतिरूप है भारत में ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, यहाँ की स्थलाकृति, जलवायु और मृदा की विविधता पे। अगला है कि खाद्य फसल। तो खाद्य फसलों के तहत 1990 के बाद चावल की फसल ने इसके अंतर्गत आने वाले कुल कृषि क्षेत्र में कमी दर्शाया, जबकि चावल की फसल ने वृद्धि दर्ज की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1990 के बाद चावल की फसल में इसके अंतर्गत आने वाले जो कृषि क्षेत्र थे उसमें कमी आई, लेकिन उसके प्रोडक्शन में जो चावल का प्रोडक्शन हुआ उसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। मोटे अनाज में भी वृद्धि दर्शाई गई। कपास, गन्ना, तिलहन आदि जो इसके अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद तेजी दर्ज की गई काफ़ी। ठीक, तो यहाँ से आप इसका देख सकते हैं कि विभिन्न फसलों के अधीन आनुपातिक क्षेत्र का जो अधीन अनुपातिक क्षेत्र है उसी को हम लोग फसल प्रतिरूप कहते हैं। पूर्वी भारत की बात कर लें तो पूर्वी भारत और तटीय भूमि जो तटीय निम्न भूमि है वहाँ पे विशेष रूप से दक्षिणी गोवा के पश्चिमी तट में चावल एक प्रमुख फसल है। पूर्वी भारत में चाय में ज्वार, बाजरा, दाल, कपास, मूंगफली आदि यहाँ पे पूर्वी भारत की या जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ की प्रमुख फसलें आती हैं, जबकि गेहूं की फसल जो है आपका यूपी, पंजाब, हरियाणा के कछारी मैदानों में मुख्य रूप से उगाई जाती है। हालांकि भारत में तंबाकू, आलू, फलों और सब्जियों के तहत एक तात्विक क्षेत्र आता है, लेकिन कुल फसल क्षेत्र में इसका हिस्सा पारस्परिक रूप से कम पाया जाता है। तो यहाँ से आपने क्लियर किया कि एक निश्चित विषय या समय विशेष पर, जैसे मान लीजिए कि आप धान के समय में बात कर लें तो धान के समय में जो धान के फसलों के लिए उपयुक्त कृषि क्षेत्र है वो देखा गया कि एक निश्चित समय के बाद उसमें कमी दर्ज की गई, लेकिन उसके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। तो इसी का अनुपात जो है वहाँ के प्रतिरूप का निर्धारण करता है। चलिए यहाँ पे आपके पास कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला है कि फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष फसल का चुनाव भौतिक और अभौतिक दो जैसे बड़े कारकों पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहला कारक हम लोग इसमें देखते हैं भौतिक कारक।
तो इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें। ठीक, क्लियर। यहाँ से देखें तो भौतिक कारक में बात करें तो जो पहला है, भौतिक कारकों के बारे में आप जानते हैं कि इसमें जलवायु, वर्षा, मिट्टी, तापमान आदि कारक आते हैं। ये किसी भी स्थान की जो कृषि गतिविधियाँ हैं उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके सबका डिटेल देख लिया जाए। पहला जलवायु है, तो जलवायु के बारे में आप जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी फसल प्रतिरूप के निर्धारण के लिए। जलवायु, जिस स्थान की जलवायु जैसी होगी वहाँ पे फसलों का प्रतिरूप उसी प्रकार का पाया जाएगा। यानी कि जहाँ पे गर्म जलवायु है, शीत ऋतु, या मान लीजिए वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा हो रही है, वर्षा सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे फसल जो उगाई जाएंगी वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका उत्पादन किया जाएगा। यानी कि जो एक क्षेत्र है वहाँ पे फसल उत्पादन की क्षमता वहाँ की जलवायु और मृदा के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जलवायु कारक मुख्य रूप से वनस्पति के जीवन के प्रादेशिक प्रभाव को ही निश्चित छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप पंजाब को ले लीजिए। पंजाब की जलवायु और तमिलनाडु की जलवायु दोनों में क्या है, अंतर है। पंजाब, यहाँ पे देखिए मैप से आपको समझा देते हैं। मैप बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक, ये मैप बन गया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जलवायु जो यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, ये पंजाब की जो जलवायु होगी और तमिलनाडु की जलवायु है, दोनों में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर वर्षा आपको देखने को मिलेगी, तो इस वजह से आप देखते हैं कि जो आपके पश्चिम बंगाल हो गया, आपका ये तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि धान या चावल की सर्वाधिक खेती की जाए, लगभग एक साल में 3-3 बार होती है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में क्या होगा कि यहाँ पे इसकी अपेक्षा थोड़ा सा गर्म जलवायु होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ का फसल प्रतिरूप होगा वो इससे अलग होगा। यहाँ पे आप देखते हैं गेहूँ का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट आइए मृदा की बात करें तो मिट्टी जो आपका ये भी फसल प्रतिरूप का निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जिस प्रकार की मिट्टी जहाँ पे पाई जाएगी वहाँ का जो फसल प्रतिरूप उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान को ले लें और पंजाब को ले लीजिए, तो राजस्थान में मरुस्थली मृदा है, तो मरुस्थली मृदा होने की वजह से यहाँ पे आपका खेती वगैरह नहीं हो सकती, जबकि यहीं पंजाब और हरियाणा बगल में है, यहाँ पर इसकी अपेक्षा फसल प्रतिरूप में ज़्यादा गहनता है। यानी कि जो आपका मृदा का वितरण प्रारूप है ये भूमि उपयोग गहनता और कृषि भूमि उपयोग को भी प्रभावित करता है। क्लियर हुआ। अगला है वर्षा किस प्रकार से फसल प्रतिरूप को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि कितना भी हम लोग अपना विकास कर लें, लेकिन जो कहा जाता है कि भारत का जो कृषि है वो मानसून का जुआ कही जाती है, और वर्षा यदि ना हो तो कितना जो है आप सिंचाई करेंगे। मान लीजिए धान का बुआई आपने की है तो सबसे ज़्यादा ये पानी लेता है, तो यहाँ पे तो समस्या हो जाएगी ना कि यदि आपके या वर्षा नहीं हो रही तब यहाँ पे आपका ये विभिन्नता निर्धारण हो जाएगा। या मान लीजिए कि भारत का जो भी क्षेत्र सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है वहाँ पे फसल प्रतिरूप की बात कर लें, और जो मिनिमम आपका प्राप्त करता है वहाँ के फसल प्रतिरूप की बात कर लें, तो कैसा होगा, दोनों में काफ़ी अंतर देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो जाती है, यहाँ पे कम वर्षा हो पाती है। यूपी का रीजन देख लीजिए, तो जहाँ पे जिस तरह की वर्षा होंगी वहाँ पे उसी तरह के फसलों का उपयोग होगा। जैसे मान लीजिए चावल एक आम फसल मानी जाती है यहाँ की पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, और जहाँ पे ये वर्षा उतना नहीं होता। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरसों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, क्योंकि इसमें सरसों में पानी की खपत भी कम आती है, लगभग 1 से 2 बार सिंचाई करनी पड़ती है। सरसों हो गया, मटर हो गई, मटर तो एक ही बार आप सिंचाई कर देंगे, ये इतने में ही हो जाता है। तो इन सभी को ध्यान देके आपको ये निर्धारण यहाँ पे किया जाता है कि वर्षा के द्वारा भी फसल प्रतिरूप निर्धारित होता है। अगला है तापमान। टेम्परेचर भी जब आप अलग अलग
फसलों के बारे में पढ़ेंगे, गेहूं के लिए या चावल के लिए, धान के लिए या मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सभी के लिए, तो सभी के लिए जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि एकदम मान लीजिए गेहूं को आपको उगाना है तो आप ले जाके जो है 10 डिग्री जहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे उगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। धान जहाँ पे आपको उगाना हुआ तो आप ले जाके धान को जो है जो सबसे ज़्यादा गर्म वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे उगा रहे हैं, रेगिस्तान या मरुस्थलों में उगा रहे हैं तो नहीं उगेगा। तो ये भी यहाँ पे फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग गैर भौतिकी या अभौतिकी कारक, जैसे मान लीजिए सिंचाई है। सिंचाई के बारे में देखते हैं। सिंचाई आपका गैर भौतिकी कारक महत्वपूर्ण है। सिंचाई के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भौतिक कारक है वर्षा, उसकी भरपाई तो कर सकते हैं नहरों के निर्माण करके या विभिन्न प्रकार के सिंचाई सुविधाओं का विकास करके। लेकिन ये जानते हैं हम लोग कि कितना भी सिंचाई कर ली जाए, यदि वर्षा नहीं होगी तो उसकी अपेक्षा जो है यहाँ पे सिंचाई का प्रभाव धीरे धीरे जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल ये आपका और नीचे चला जाएगा, यहाँ तक कि सूखे की स्थिति हो जाएगी। ठीक, तो ये सभी भी इम्पोर्टेंस रखता है, प्रभावित करता है। अगला है बीज की गुणवत्ता भी फसल प्रतिरूप को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें। मान लीजिए उच्च पैदावार वाले बीज हैं, उसको बोने के लिए भारत में कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। हरित क्रांति आई जो आपका उन्नतशील बीजों के प्रयोग को ही बढ़ावा दे रही थी। और साथ ही साथ मान लीजिए जो भी आप बीज से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। जो HYV यानी हाइल्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स होंगे उसका जब आप यूज करेंगे तो आपके जो खेतों की उर्वरा शक्ति और ज़्यादा उर्वरा शक्ति नहीं बल्कि आपके जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, इसी तरह से उर्वरक की बात कर लें तो उर्वरक डालने से जो खेतों की उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन किस प्रकार के उर्वरक, जैविक उर्वरकों का उपयोग जब किया जाए। लेकिन खाद्यान्न का दिन प्रतिदिन हम लोग उत्पादन तो कर ही रहे हैं, तो जो आपके उर्वरक आर्टिफिशियल टाइप के जो बनाए, आर्टिफिशियल तो सब होते हैं कृत्रिम उर्वरक, लेकिन जैसे आपका जो फास्फोरस उर्वरक हो गया, यानी फर्टिलाइजर्स जो भी हैं ये सभी जब यूज किए जाते हैं ये तो उससे क्या होगा, उर्वरा शक्ति में कमी आती है। लेकिन इसकी जगह जैविक उर्वरक या जैविक खाद का उपयोग किया जाए तो उससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और पैदावार भी होता है। अगला है खेत का आकार। खेत का आकार कैसे प्रभावित करेगा कि मान लीजिए जो भारत में है, भारत के संदर्भ में बात करें तो जो जोतों का आकार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो नवीनीकरण है खेतों में या इनोवेशंस वगैरह हैं तो ये वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। सिंचाई सुविधाएं आपको मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ही है या 5 बिस्वा है, तो 5 बिस्वा में आप क्या करेंगे, ट्रैक्टर चलवाएंगे तो इसके कोने छूट जाते हैं। या यहाँ पे आप स्पेशली इसके लिए सिंचाई सुविधा तो नहीं लगा सकते ना कि यहाँ पे जो इंजन लगाएंगे आप, जितना इसका प्रोडक्शन कई दसों सालों का होगा उतने में तो आपका एक बार में इंजन या ट्यूबवेल जो भी आप बिजली का लगा रहे हैं वो सभी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, अगला है कि कीमत प्रोत्साहन। कीमत प्रोत्साहन का तात्पर्य कृषि उत्पादकों की कीमतों में बदलाव किया जाए। कृषि में अनिश्चित और जोखिम का एक मुख्य कारण होता है। कई मौके पर कीमत ही कृषकों की फसल को सम्मेलन के बारे में निर्धारित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे अभी इस समय हुआ है कि कीमत का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, या मान लीजिए कि हर साल जो धान की खरीदारी होती, सरकारी खरीदारी है गेहूं की, उसमें लगभग 100 रुपये 200 रुपये ही बढ़ाया जाता है। लेकिन उसी धान को यदि वो किसान चावल के रूप में बना के बेचता है तो यही धान जो आपका 18 रुपये केजी मान लीजिए जा रहा है या 14-15 रुपये जा रहा है, ये आपका 40 रुपये 38 रुपये केजी बिक रहे हैं मार्केट में। तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा खरीदारी भी कर रहा है। सरकार की नीतियां कुछ हद तक भी ये प्रभावित करती हैं फसल प्रतिरूप को, और साथ ही साथ सरकार चाहे तो किसी भी फसल विशेष को किसी क्षेत्र विशेष में उपजाने पर सब्सिडी भी प्रदान कर सकता है और विशेष सहायता भी प्रदान कर सकता है, जिससे क्या होगा, कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कारक भी हैं। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय कीमत संचालन और विभिन्न देशों की जो आयात निर्यात नीति है इसके द्वारा भी जो घरेलू राजस्व नीति है उसमें परिवर्तन होता है, और इसके परिवर्तन के बाद फसल प्रतिरूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कॉफ़ी हो गया, चाय, रबड़ आदि की आपूर्ति में बहुत तेज़ से वृद्धि हो गई और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों
में कमी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय कीमत को कम कर दिया, तो क्या होगा, लोग हतोत्साहित होंगे। तो हतोत्साहित होंगे तो उत्पादन में क्षेत्र में तीव्रता की कमी आ जाएगी। या मान लीजिए जिस भी या चाय का मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी मांग भी बहुत बढ़ गई, तो इससे ज़्यादा क्या होगा कि जो किसान है वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे इसके उगाने के लिए। ठीक, तो ये सभी रहा फसल प्रतिरूप क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।